नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज चौधरी और हम बात करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी के बारे में। राजस्थान ज्योग्राफी में आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो हम बात करेंगे राजस्थान में जनजातियों के बारे में। राजस्थान में जनजातियों को लेकर के बात करें, गौर कीजिएगा, राजस्थान में जनजातियों से आरपीएससी हो या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए, विगत भर्तियों में जो प्रश्न आए हैं, उन सभी प्रश्नों के आधार पर हम इस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं। यदि हम जनजातियों के बारे में बात करें कि इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, यदि सबसे पहले हम बात करें जनजातियां होती क्या हैं, जनजातियां किसे कहा जाता है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, सबसे पहले हम उन पर चर्चा करेंगे, जनजातियों की विशेषताओं पर। विशेषताओं के बाद में हमारे संविधान के द्वारा इनको जो मान्यता प्रदान की गई है, तो संविधान में इनका वर्णन मिलता है, उस संवैधानिक जो चर्चा है वो हम करेंगे। संविधान में इनका वर्णन जो किया गया है वो किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है, उन सब पर हम बात करने वाले हैं। उसके अलावा फिर हम आगे बात करेंगे कि 2011 में जो 15वीं जनगणना हुई थी, उस जनगणना के आधार पर जनजातियों की राजस्थान में स्थिति क्या है, उस स्थिति के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद राजस्थान की सभी जनजातियों पर हम चर्चा करेंगे। जनजातियों में हम उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जो व्यवस्थाएं मिलती हैं, उन सभी व्यवस्थाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। सभी जनजातियों को एक एक करके सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। और लास्ट में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे जनजातियों के विकास के लिए जो कार्यक्रम राज्य सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं या केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, कार्यक्रमों के बारे में पढ़ेंगे और इनके विकास के लिए राजस्थान में जो संस्थान कार्यरत हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए इस टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तो जनजातियों के बारे में हम बात करें, देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में जनजातियां। हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में जनजातियां, यानी कि ट्राइब्स। जनजातियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जनजातियों में यदि हम सबसे पहले देखें कि सब इसका इंडेक्स यदि है कि ये टॉपिक में हम किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करने वाले हैं, उन बिंदुओं पर चर्चा करें, तो जनजातियों की सबसे पहले बात करें, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। जनजातियां कहाँ किसे जाता है उस पर हम चर्चा करेंगे और इसके अलावा इनकी जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं पर हम बात करेंगे। जनजातियों की विशेषताएं क्या मिलती हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इनकी संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में इनका जो वर्णन किया गया है वो संवैधानिक स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। संविधान में इनका वर्णन जो मिलता है उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो 15वीं जनगणना है, 15वीं जनगणना, और ये 15वीं जनगणना कब हुई थी? 2011 में। तो 15वीं जनगणना के अनुसार जनजातियों की स्थिति क्या है राजस्थान में, इस पर हम चर्चा करेंगे। इनकी संख्या को लेकर, इनका जनघनत्व है, शहरी ग्रामीण जनजातियां, उन सब पर हम बात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में। प्रमुख जनजातियां, प्रमुख जनजातियों में जैसे कि सबसे राजस्थान में सबसे बड़ा जनजाति समूह मिलता है वो है मीणा। सबसे अधिक प्राचीन जनजाति की हम बात करें कि जैसे भील पाई जाती है राजस्थान में, तो ये मीणा है, भील है, डामोर है, सहरिया है, गड़ासिया है। जितनी भी जनजातियां हैं उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इन जनजातियों में हम पढ़ेंगे इनका भौगोलिक स्थिति, इनकी यानी कि इनका निवास स्थान हम जानेंगे। भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे, कहाँ पर निवास करते हैं, किन क्षेत्रों में रहते हैं। इसके अलावा इनकी जो सांस्कृतिक स्थिति है जनजातियों की, उस सांस्कृतिक स्थिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। सांस्कृतिक स्थिति का मतलब कि यहां हम जनजातियां जब पढ़ेंगे तो प्रत्येक जनजाति में उनके जैसे कि मेले हैं, जनजातियों के मेले हैं, वो सांस्कृतिक स्थिति में आएगा। मेलों के अलावा यदि हम बात करें उनके जैसे कि नृत्य होते हैं,
जनजातियों में नृत्य पाए जाते हैं। जो नृत्य हैं वो भी क्या है, इनकी सांस्कृतिक स्थिति पर हम बात करेंगे। जैसे कि भील है, भीलों में गैर है, गवरी है, निजा है, द्विचक्री है, युद्ध है, ये इनके क्या है, नृत्य मिलते हैं। गरासियाओं के जैसे कि वालर है, लूर है, कूद है, गौर, जवारा, मोरिया, मादल, ये क्या मिलते हैं, नृत्य मिलते हैं। तो इन नृत्यों पर भी हम बात करने वाले हैं अलग अलग जनजातियों के हिसाब से। सांस्कृतिक स्थिति के अलावा इनकी जो राजनीतिक स्थिति है, उस राजनीतिक स्थिति के बारे में भी हम बात करेंगे। जनजातियों की राजनीतिक स्थिति क्या है, राजनीतिक विशेषताएं क्या हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि अलग अलग जनजातियों में हम देखें तो इनके मुखियाओं के नाम अलग अलग मिलते हैं। उसके अलावा इनमें न्याय करने के लिए इनकी खुद की पंचायतें होती हैं। उन पंचायत जिसको न्यात कहा जाता है, उन पंचायतों पर भी हम बात करेंगे। तो राजनीतिक स्थिति क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें इनकी सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में बात करें तो इनकी सामाजिक स्थिति के बारे में भी हम बात करेंगे। इनका रहन सहन कैसा है, इनका खान पान कैसी है, इनकी वेशभूषा कैसी है, तो उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो इनकी भौगोलिक है, सांस्कृतिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है। इसके अलावा इनकी आर्थिक स्थिति क्या है, या हम कहें इनकी अर्थव्यवस्था जो है, इनका जो व्यवसाय है, उन व्यवसायों पर भी हम बात करने वाले हैं। तो ये सभी जो पॉइंट हैं वो जनजातियों के हिसाब से हम पढ़ेंगे, यानी कि भीलों के बारे में, मीणाओं के बारे में, गड़ासियाओं के बारे में, शहरी जनजाति के बारे में। तो अलग अलग जनजातियों के बारे में इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके सभी जनजातियों को हम पढ़ेंगे। और इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें कि साहब और इस टॉपिक के दौरान हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसके बाद फिर हम इस टॉपिक में जानेंगे कि जनजातियों के विकास के लिए, ध्यान देना, यदि हम बात करें जनजातियों के विकास के लिए, जनजातियों के विकास के लिए संचालित कार्यक्रम कह सकते हैं, या हम कहें कि संचालित योजनाएं, संचालित योजनाएं, या जिनको हम कार्यक्रम कह सकते हैं। एवं इसके अलावा इनकी विकास की जो संस्थाएं मिलती हैं, इनके विकास के लिए जो संस्थाएं पाई जाती हैं राजस्थान में, उन संस्थाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक तरह से इस टॉपिक का जो इंडेक्स है वो हमने जाना कि हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे। जनजातियों के बारे में सबसे पहले जनजातियां कैसे कैसे हैं, ये है क्या, इनकी विशेषताएं क्या मिलती हैं, उन सभी विशेषताओं पर हम बात करेंगे। विशेषताओं के बारे में बाद में फिर हम पढ़ेंगे संवैधानिक स्थिति क्या है, संविधान में इनका जो वर्णन किया गया है उस संविधान के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी स्थिति क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद सभी जनजातियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। जनजातियों में हम देखें कि इनकी भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति क्या है वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में योजनाएं, और योजनाओं के अलावा जो संस्था इनके विकास के लिए कार्य कर रही है उन पर हम बात करने वाले हैं। चलिए तो एक एक करके सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि हम जाने कि जनजातियां हैं क्या, जनजातियां किसे कहा जाता है, तो देखिए जनजातियां कहते हैं यानी कि वह समुदाय, गौर कीजिएगा इसकी परिभाषा यदि हम देखना चाहें कि परिभाषा के रूप में कहें जनजातियां हैं क्या, किसे कहें जनजातियां, तो वह समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर, मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर, यदि हम कहें कि परंपरागत जीवन पद्धति, संस्कार, इनके भाषा, रीति रिवाज की को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते हुए जो आदिम जीवन व्यतीत करते हैं उन्हें जनजातियां कहा जाता है। मैं लिख देता हूं इसको, परिभाषा क्या है, यानी कि वह समुदाय, गौर कीजिएगा, वह समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर, विकास के प्रभाव से दूर, यानी कि इसका मतलब हम ये देख सकते हैं मानव सभ्यता का विकास जो हुआ, पहले मानव जो है सबसे पहले जंगलों में रहता था, उसके बाद में गांव में, आज हम देखें तो आधुनिकीकरण आपको देखने को मिल रहा है, नगरीकरण हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जनजातियों में
जनजातियों की हम बात करें तो जनजातियों में नगरीकरण हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये लोग आज भी गांव में या हम कहें कि जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो एक तरह से इनका जो विकास है वो विकास इनका नहीं हुआ। तो वह समुदाय जो मानव सभ्यता के विकास के प्रभाव से दूर, परंपरागत विकास से दूर, परंपरागत जीवन पद्धति के आधार पर, परंपरागत जीवन पद्धति जैसे कि इनकी भाषा है, भाषा इनकी अलग मिलेगी, इनके संस्कार अलग मिलेंगे, इनके रीति रिवाज अलग मिलेंगे, तो परंपरागत जीवन पद्धति, भाषा, संस्कार, रीति रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते हुए, रीति रिवाज को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते हुए आदिम जीवन व्यतीत करते हैं, आदिम जीवन व्यतीत करते हैं, उन्हें जनजातियां कहा जाता है, उन्हें जनजातियां कहा जाता है। तो हमने एक परिभाषा के रूप में देखना चाहा कि जनजातियां है क्या, यानी कि मानव का जो विकास हुआ वो विकास यदि हम देखें जनजातियों में तो वो हमें देखने को नहीं मिलता है, और इनकी भाषा है, संस्कार है, रीति रिवाज है, ये अलग अलग पाए जाते हैं। और यदि हम कहें कि ये अपने इन सभी चीजों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाते हैं, जैसे कि व्यवसाय है तो उसको भी क्या अपनाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ये अपनाते हैं, और ये आदिम जीवन व्यतीत करते हैं। आज भी ये मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, तो वो क्या है, उन्हें जनजातियां कहा जाता है। ये हमने जनजातियों की परिभाषा के बारे में बात की। अब यदि हम विशेषताओं पर आए, यदि हम जनजातियों की विशेषताओं के बारे में बात करें, जनजातियों की विशेषताएं, कई बार यहां से सीधा प्रश्न बना देता है कि निम्न में से जनजातियों की विशेषता नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बना करके और 3 विशेषताएं दे देगा, एक अलग से रख देगा। तो ये विशेषताएं भी हमें याद रखनी है कि जनजातियों की विशेषताएं क्या पाई जाती हैं। देखिए, विशेषताओं पर यदि हम बात करें तो सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट मिलेगा कि आदिम जीवन पद्धति, आदिम जीवन पद्धति, यानी कि ये जो जनजातियां हैं इनकी जीवन पद्धति जो पाई जाती है साहब, वो कैसी मिलेगी कि ये आदिम जीवन व्यतीत करते हैं, यानी कि आज भी जंगलों में निवास करते हैं, जंगलों में रहते हैं, इसके अलावा शिकार करके अपना जीवन यापन करते हैं, या हम कहें कि कंद मूल फल खाकर के ही आज भी ये अपना जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज मानव जिन भौतिक शुभ सुविधाओं का जो उपयोग कर रहा है वो इन सब जनजातियों में देखने को नहीं मिलती है हमें। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट देखें नंबर 2, दूसरा है परंपरागत रीति रिवाज, यानी कि इनके जो रीति रिवाज पाए जाते हैं वो प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं उनको ही ये अपनाते हैं। इनके विवाह संबंधी रीति रिवाज हैं, इनके मृत्यु संबंधी रीति रिवाज जो हैं, ये सभी यानी कि ये परंपरागत हैं, प्राचीन समय से जो चले आ रहे हैं लगातार उनको ही फॉलो करते हैं ये, तो परंपरागत रीति रिवाज मिलेगा इनका। इसके अलावा यदि हम कहें कि परंपरागत व्यवसाय हम कह सकते हैं, इनका जो प्राचीन व्यवसाय है, प्रारंभ से जो व्यवसाय चला आ रहा है उसी को अपनाते हैं, परंपरागत व्यवसाय देखने को मिलेगा। मान लीजिए जैसे कि हम बात करें जनजातियों में व्यवसाय को लेकर के, जैसे डामोर जनजाति है तो वो कृषि पशुपालन पर निर्भर करती है। राजस्थान में हमें कंजर जनजाति मिलती है, वो अपराध करने में यानी कि हम कहें कि वो चोरी करना अपना मुख्य व्यवसाय मानती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको अपनाते हैं, यानी कि उनकी जो पीढ़ियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी परंपरागत जो उनका कार्य है उसी को, प्राचीन समय से जो लगातार चला आ रहा है उसी कार्य को वो आज भी वही करते हैं।
तो परंपरागत व्यवसाय देखने को मिलेगा इनका। इसके अलावा यदि हम बात करें नेक्स्ट, यदि हम देखें, इन जनजातियों में भौगोलिक अलगाववाद पाया जाता है कि साहब ये अलगाववाद का है क्या है। देखिए भौगोलिक अलगाववाद की बात करें तो ये जनजातियां जो हैं ये जहां निवास करती हैं वहां दूसरे लोगों का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। इनके खुद के नियम कानून होते हैं, अपने नियम कानूनों को ही ये लोग अपनाते हैं और अपने क्षेत्र में किसी दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी जो गतिविधियां हैं उनको पसंद नहीं करते हैं। आज हम देखें जंगलों में यानी कि जंगलों की कटाई हो रही है या हम कहें कि खनन कार्य हो रहा है, इसको ये लोग पसंद नहीं करते हैं। यानी कि अपने क्षेत्र में दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जो गतिविधियां चलाई जाती हैं उनको यह लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इनमें अलगाववाद पाया जाता है, अलग रहने का यानी कि ये रहना पसंद करते हैं। तो भौगोलिक अलगाववाद भी क्या है, इनकी विशेषता है। इसके अलावा यदि हम कहें कि सामाजिक, इन जनजातियों में सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन पाया जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ापन ये भी क्या है, इनकी विशेषता है। यानी कि सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें या आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो ये जनजातियों के जो लोग निवास करते हैं, जनजातियों के लोग जो पाए जाते हैं, ये आर्थिक दृष्टि से समृद्ध नहीं है, सामाजिक स्थिति भी इनकी अच्छी नहीं मिलती है। तो सामाजिक व आर्थिक क्या पाया जाता है, इनमें सामाजिक व आर्थिक पिछड़ापन हमें देखने को मिलता है। तो यानी हमने जनजातियों की कुछ विशेषताओं पर बात की कि आज हम जनजातियों की बात करें तो ये आदिम रूप से रहना ही पसंद करते हैं। इसके अलावा ये पुराने रीति रिवाजों को ही अपनाते चले आ रहे हैं। इनका जो व्यवसाय है वो भी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ही व्यवसाय को ये लोग करते हैं। इसके अलावा भौगोलिक अलगाववाद भी इनकी विशेषता है, यानी कि अपने क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति का जो व्यवधान है वो ये पसंद नहीं करते हैं। इसके अलावा इनका सामाजिक यदि हम देखें, आर्थिक देखें तो ये आज भी कैसे हैं, पिछड़े हुए हैं। यानी कि ये जो औद्योगिकरण है, वर्तमान में नगरीकरण जो बढ़ रहा है, उनका प्रभाव इन पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है। आज भी ये लोग जंगलों में रहना पसंद करते हैं। तो ये हमने जनजातियों में विशेषताओं को लेकर के बात की कि जनजातियों में क्या क्या मुख्य विशेषताएं देखने को हमें मिल जाती हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े जनजातियों में देखें तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं जनजातियों के बारे में, यानी कि संवैधानिक स्थिति। जनजातियों की संविधान के अनुसार स्थिति क्या है, उस संवैधानिक स्थिति के हम बारे में बात करें तो गौर कीजिएगा, यहां से भी कई पॉइंट हमें देखने को मिलेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट बनेगा कि ये जनजातियां जो हैं, इन जनजातियों को संविधान में क्या कहा गया है। गौर कीजिएगा, यदि हम देखें संविधान में, गौर करना, संविधान में जनजातियों को, संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया है। अनुसूचित जनजाति, संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है। यहां हम बात करें कि जनजातियां जो हैं इन्हें संविधान में क्या कहा गया है कि साहब इनको अनुसूचित जनजाति कहा गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यानी कि अनुसूचित जनजाति। यदि हम देखें कि संविधान में अनुसूचित जनजातियां जो हैं इनके वर्णन के बारे में बात करें तो देखिए अनुच्छेद 366 की धारा 25 या सब क्लॉज 25 की हम बात करें कि इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा। हमारा जो संविधान है, संविधान में जो हम अनुच्छेद पढ़ते हैं तो वहां पर एक अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 25 या हम कहें कि धारा 25 की बात करें तो यहां पर इस अनुच्छेद में जो वर्णन किया गया है वो अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा, अनुसूचित जनजाति की जो परिभाषा है, या हम कहें कि यहां पर इस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है अनुसूचित जनजाति को। तो प्रश्न बने कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति शब्द को परिभाषित किया गया है, अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। तो ध्यान रखना है वो अनुच्छेद कौन सा मिलता है कि साहब वो अनुच्छेद है 366 सब क्लॉज 25। इसमें
अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 342 के बारे में, 342 के बारे में, अनुच्छेद 342 पर हम चर्चा करें तो यहां हमें देखने को मिलेगा कि संविधान में, हमारा जो संविधान है उस संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को जो अधिसूचित किया गया है, हमारे इस संविधान में अनुसूचित जनजातियों को जो अधिसूचित किया गया है, इनकी जो सूची मिलेगी वो कहां पर, अनुच्छेद 342 में। तो हम लिख सकते हैं कि 342 जो अनुच्छेद है यहां पर अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। तो हमारे संविधान के द्वारा अनुसूचित जनजातियों को जो अधिसूचित किया गया है वो किस अनुच्छेद में कि साहब, वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 342। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट अनुच्छेद देखें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद मिलता है, अनुच्छेद 342 की धारा 1, सब क्लॉज 1 की बात करें तो अनुच्छेद 342 की धारा 1 की बात करें कि साहब इसमें क्या मिलता है, तो अनुच्छेद 342 1 की बात करें तो यहां पर कहा गया है, या हम कहेंगे वर्णन किया गया है कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, या कोई भी अनुसूचित जनजाति है उसे जनजातियों से बाहर कर सकते हैं। तो ये कार्य जो है ये हमारे संविधान में वर्णन किया गया है 342 1 में कि ऐसा हमारे देश में कौन कर सकता है। तो ध्यान रखना, ये जो अधिकार दिया गया है वो राष्ट्रपति के लिए, यानी कि हम यहां कह सकते हैं अनुच्छेद 342 सब क्लॉज 1 के अनुसार भारत के जो राष्ट्रपति हैं, गौर करना, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये राष्ट्रपति किसी भी समुदाय को, किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं या हटा सकते हैं। यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि भाई राष्ट्रपति किसी भी हमारे देश में कोई भी समुदाय ऐसा है कि उसको अनुसूचित जनजाति नहीं है तो उसको अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं, या मान लीजिए कोई पहले से अनुसूचित जनजाति घोषित है तो उसको हटा सकते हैं। तो ये अधिकार हमारे देश में किसको दिया गया है कि साहब ये राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। ये अधिकार किसको दिया गया है, तो ध्यान रखना, ये अधिकार दिया गया है राष्ट्रपति जी के लिए कि देश के जो राष्ट्रपति हैं वो घोषित भी कर सकते हैं और वो हटा भी सकते हैं। तो ये अधिकार किस अनुच्छेद के अनुसार है, तो वो अनुच्छेद ध्यान रखना, वो आर्टिकल कौन सा है कि साहब ये आर्टिकल है अनुच्छेद 342 की धारा 1 के अनुसार। इसके अलावा यदि हम बात करें कि हमारे संविधान में अनुसूचियों का वर्णन भी किया गया है, यहां हम अनुसूची के बारे में भी बात करें, गौर कीजिएगा, हमारे संविधान में यदि हम अनुसूची की बात करें तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, अनुसूची 5, संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। यानी कि हमारे संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, अनुसूची 5 की बात करें, हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हमें देखने को मिलती हैं, तो ये 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, जिनमें से हम यहां पर देखें कि जो 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची में यदि हम देखें कि अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र,
अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है इनका वर्णन संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो ध्यान रखना है वो अनुसूची कौन सी है, ध्यान रखना साहब, अनुसूची 5। तो संविधान की 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा इनको रिजर्वेशन दिया गया है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यदि हम यहां पर कहें, यदि हम यहां पर बात करें कि राजस्थान के संदर्भ में, गौर करना, यदि हम राजस्थान के संदर्भ में देखें कि हमारे राजस्थान में इनके लिए जो सीट रिजर्व की गई हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, उन सीटों पर भी हम चर्चा करें तो देखिए इनके लिए, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति हैं राजस्थान के अंतर्गत, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की हम बात करें कि साहब लोकसभा की कितनी सीट रिजर्व की गई है इनके लिए, लोकसभा में कितनी सीट आरक्षित की गई है राजस्थान में यदि हम देखें। और इसके अलावा यदि हम विधानसभा की बात करें, विधानसभा में भी अनुसूचित जनजाति के लिए राजस्थान में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। यदि इन सीटों पर हम बात करें तो गौर करना, लोकसभा में हमें देखने को मिलता है कि 3 सीट आरक्षित हैं, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में 25 सीट आरक्षित हैं। क्या की गई हैं, ये आरक्षित की गई हैं, यानी कि रिजर्व की गई हैं। किन के लिए, आपके अनुसूचित जनजाति, जिन्हें हम क्या कहते हैं कि साहब शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है, इनको एसटी कहा जाता है, और ये आरक्षित की गई हैं कहां पर, हमारे राजस्थान में। कहां पर की गई हैं साहब, कि ये राजस्थान में, ध्यान रखना राजस्थान में ये सीटें आरक्षित की गई हैं। तो देखिए संविधान के अनुसार हमने अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात की। हमने सबसे पहले देखा, सबसे पहले बात की कि अनुसूचित जो जनजातियां हैं इनके बारे में, कि संविधान में जनजातियों को अनुसूचित जनजाति कहा गया है, और इनकी जो परिभाषा हमें देखने को मिलती है, यानी इन्हें हम कहें कि परिभाषित किया गया है, वो अनुच्छेद 366 सब क्लॉज 25 में इनको परिभाषित किया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें अनुच्छेद 342 के बारे में, तो अनुच्छेद जो 342 हमें देखने को मिलता है, यहां पर अनुसूचित जो जनजातियां हैं उनको अधिसूचित किया गया है। अनुच्छेद 342 में, अनुच्छेद 342 सब क्लॉज 1 की यदि हम बात करें तो यहां पर कहा गया कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो भारत के किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं या उनको हटा भी सकते हैं। ये अधिकार जो हमारे देश में दिया गया है वो किन्हें दिया गया है, ध्यान रखना, राष्ट्रपति जी को दिया गया है। इसके अलावा फिर हमने बात की कि हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन मिलता है, उनमें से जो 5वीं अनुसूची है उस 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं उनका प्रावधान किया गया है। इसके अलावा हमने बात की हमारे राजस्थान के संदर्भ में हम देखें तो राजस्थान में इनके लिए सीटें आरक्षित की गई हैं एसटी के लिए। और यदि हम देखें कि साहब लोकसभा की कितनी सीटें हैं तो लोकसभा में 3, और विधानसभा की बात करें कि विधानसभा चुनाव में 25 सीट आरक्षित की गई हैं। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये हमने संवैधानिक स्थिति के बारे में बात की, और ये स्थिति हमने देखी किसकी, अनुसूचित जनजातियों के बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यदि हम बात करें नेक्स्ट, यदि हम देखें कि 15वीं जनगणना, और ये 15वीं जनगणना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 15वीं जनगणना हुई है 2011 में। 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार, 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति। देखिए 15वीं जनगणना जो है ये हुई है 2011 में, और इसके अनुसार हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करेंगे। गौर करना, यदि हम बात करें कि 2011 के बाद हम देखें कि हमारे देश में कोई भी अभी तक जनगणना नहीं हुई है। जनगणना जो है यह प्रत्येक 10 वर्ष बाद होती है, और केंद्रीय यानी जो भारत सरकार है उसका जो गृह मंत्रालय है वो इस कार्य को करवाता है। लेकिन 2011 में
जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना के कारण ये पोस्टपोन कर दी गई और अभी तक भारत में जनगणना को वापस से स्टार्ट नहीं किया गया। तो हमें एग्जाम के लिए जो आंकड़े पढ़ने होते हैं वो 2011 की जनगणना के ही आंकड़े पढ़ने होते हैं। तो यदि हम यहां पर बात करें कि 2011 की जो जनगणना है वो कौन से नंबर की थी, तो ध्यान रखना वो 15वीं जनगणना थी और उसके अनुसार ही हम आंकड़ों के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए साहब, यदि हम यहां पर देखें 2011 की जनगणना के अनुसार या हम कहें 15वीं जनगणना के अनुसार राजस्थान में, यदि हम देखें राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल जनसंख्या, यदि हम टोटल जनसंख्या के बारे में बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में टोटल एसटी कितनी थी? तो ये कुल जनसंख्या की हम बात करें तो इनकी टोटल जनसंख्या मिलती है 92.38 लाख, यानी कि 92.38 लाख राजस्थान में क्या मिलती है? अनुसूचित जनजाति। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 92.38 लाख, 92.38 लाख हमें क्या मिलती है? एसटी मिलती है। यदि हम यहां पर बात करें, यदि हम यहां पर देखें कि साहब ये तो हो गई कुल जनसंख्या, यदि हम कहें कि ये जो कुल जनसंख्या है यह राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है, टोटल जनसंख्या है, कुल जनसंख्या का, राजस्थान की कुल जनसंख्या का जो एसटी है वो कितने प्रतिशत है? राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो ध्यान रखना ये प्रश्न आरपीएससी पहले भी पूछ चुकी है। तो ये प्रतिशत मिलेगा हमें कितना? 13.48%, जिसको लगभग में हम क्या लिख देते हैं? 13.5% लिखते हैं हम लगभग में, लेकिन ये मिलेगा कि 13.48%। राजस्थान की जो टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है, उसमें एसटी का योगदान कितना है? तो ध्यान रखना लगभग 13.5% हमारे राजस्थान की कुल जनसंख्या में क्या मिलेगी? एसटी मिलेगी, यानी कि अनुसूचित जनजाति मिलेगी। यदि हम यहां पर कहें नेक्स्ट, यदि पॉइंट देखें कि साहब नेक्स्ट पॉइंट ये बन जाएगा कि ये जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखें हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से, अनुसूचित जनजाति की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान, राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? राजस्थान का देश में स्थान यदि हम देखें कि स्थान कौन सा है, तो गौर कीजिएगा, यानी कि हमारे राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का भारत में स्थान है चौथा। कौन सा स्थान है कि साहब? 4th स्थान है। राजस्थान का चौथा स्थान है देश में। इसका मतलब यदि हम यहां पर बात करें कि प्रथम स्थान किसका है, तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का। दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा स्थान किसका मिलता है? तो तीसरा स्थान मिलता है उड़ीसा। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा के बाद राजस्थान का देश में चौथा स्थान है जनजातियों की जो कुल जनसंख्या है उसके आधार पर। जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ध्यान रखना चौथा स्थान है, जिसमें फर्स्ट स्थान किसका है? एमपी का, सेकंड स्थान किसका है? महाराष्ट्र का, और तीसरा स्थान किसका है कि साहब? उड़ीसा का है। यदि हम आगे बात करें, नेक्स्ट पॉइंट देखें, तो गौर कीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि ये जो जनजातियां हैं, जनजातियों की कुल जनसंख्या है, उस जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से हम बात करें, जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो देखिए इस पॉइंट को भी देखते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति की
जनसंख्या जो मिलती है अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान, राजस्थान का देश में स्थान कौन सा है? देश में स्थान, यानी कि राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? हमने पहले संख्या में देखा, गौर करना, जब हमने संख्या में देखा तो जनसंख्या के आधार पे तो चौथा स्थान था, अनुसूचित जनजातियों की संख्या के आधार पे राजस्थान का चौथा स्थान था। लेकिन उस जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से हम देखें तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ध्यान रखना, 13वां स्थान है। कौन सा स्थान है कि साहब? 13वां स्थान है। तो ये दोनों अलग अलग आपको याद रखने हैं। यदि प्रश्न इस प्रकार से बने कि राजस्थान का अनुसूचित जनजाति की संख्या के आधार पे देश में कौन सा स्थान है, तो चौथा स्थान है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत के आधार पे राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो ध्यान रखना यहां पर स्थान कौन सा आ जाएगा कि साहब यहां पर स्थान है राजस्थान का 13वां। अब देखिए, अब यदि हम राजस्थान में आगे बात करें अनुसूचित जनजातियों के बारे में, गौर कीजिएगा, यदि हम बात करें राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के बारे में हम बात करें कि साहब ये राजस्थान के अंतर्गत किन जिलों में सर्वाधिक मिलती हैं, किन जिलों में कम मिलती हैं, और ये प्रतिशत के आधार पे और जनसंख्या के आधार पे हम देखें तो देखिए, गौर करना, हम यहां पर कह सकते हैं अनुसूचित जनजातियां जो हैं, यदि इनको हम दो भागों में बांटें अध्ययन के लिए कि एक तो यानी कि हम कहें कि सर्वाधिक, एक तो हम कहें कि सबसे अधिक और दूसरा हम कहें न्यूनतम। राजस्थान में यदि हम अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात करें और यदि हम अधिकतम व न्यूनतम के आधार पर हम देखें तो देखिए, सर्वाधिक में हमें दो प्रकार से देखने को मिलेगा। एक तो राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की संख्या, यदि हम बात करें कि संख्या सर्वाधिक किन जिलों में मिलती है, और दूसरा यदि हम देखें प्रतिशत, कि ये प्रतिशत सर्वाधिक किन जिलों में मिलता है। और इसी प्रकार यदि हम न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम संख्या और प्रतिशत के बारे में, एक तो न्यूनतम इनकी संख्या किन जिलों में मिलती है, और न्यूनतम यदि हम देखें प्रतिशत के आधार पे, प्रतिशत के आधार पे सर्वाधिक ये हमें किन जिलों में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, गौर कीजिएगा, सबसे पहले हम इनकी संख्या के आधार पे देखें कि राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों की जो जनसंख्या है उसके आधार पर यदि हम जिलों के बारे में बात करें, सर्वाधिक किस जिले में मिलती हैं अनुसूचित जनजातियां, तो सर्वाधिक में यदि हम संख्या के आधार पर जिलों की बात करें तो सबसे अधिक राजस्थान में जनजातियां मिलती हैं राजस्थान के उदयपुर जिले में। नंबर 1 पर जिला कौन सा है साहब? उदयपुर। सेकंड पर देखें तो दूसरा जिला आ जाएगा बांसवाड़ा। दूसरा जिला कौन सा है? सेकंड जिला है बांसवाड़ा। नंबर तीसरा जिला भी देखें तो तीसरा जिला है राजस्थान में कौन सा? डूंगरपुर। नंबर 4 पर भी देखें तो चौथा जिला मिलता है राजस्थान में प्रतापगढ़। ये चार ऐसे जिले जहां राजस्थान में सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती हैं। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर। तो जनजातियों की जो संख्या है, जनसंख्या है, उसके आधार पर हम देखें तो राजस्थान में सबसे अधिक जनजातियां किस जिले में? कि साहब उदयपुर में। उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा, सेकंड नंबर पे यानी कि बांसवाड़ा हो गया, थर्ड डूंगरपुर, और फोर्थ पर देखें तो प्रतापगढ़ जिले का नाम आ जाता है। और यदि हम प्रतिशत के आधार पर बात करें, गौर करना, यदि हम प्रतिशत के आधार पर देखें तो प्रतिशत के आधार पर नंबर 1 पर जो जिला आएगा राजस्थान का, वो जिला है बांसवाड़ा। प्रतिशत के आधार पे राजस्थान में सबसे अधिक जनसंख्या इन अनुसूचित जनजाति की कहां मिलती है? बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा में कितनी मिलती है? ध्यान रखना, तो यहां पर है ये 76.38%, 76.38% मिलती है हमें अनुसूचित जनजाति। किस जिले में? कि साहब ये बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा के बाद यदि हम दूसरा स्थान देखें तो दूसरे नंबर पर आ जाता है जिला कौन सा? डूंगरपुर। सेकंड नंबर पे जिला कौन सा आता है? डूंगरपुर। डूंगरपुर की बात करें तो डूंगरपुर में हमें मिलता है 70.8,
70.8% हमें प्रतिशत के आधार पे मिलता है। सेकंड नंबर पे डूंगरपुर जिला, जहां पर कुल जनसंख्या में 70.8% क्या मिलती है, हमें अनुसूचित जनजाति देखने को मिलती है। इसके बाद यदि हम न्यूनतम की बात करें, कि राजस्थान में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले जिले बताइए, तो अनुसूचित जनजाति के जिलों की बात करें जहां सबसे कम यह हमें देखने को मिलती है, तो पहला स्थान जिस जिले का आता है वो है साहब बीकानेर। नंबर 1 किस जिले का है, तो पहला स्थान है बीकानेर जिले का। बीकानेर के बाद यदि हम दूसरा स्थान देखें तो दूसरा स्थान है नागौर जिले का। सेकंड नंबर पे जिला कौन सा है, नागौर। तीसरा देखें तो नागौर के बाद में नंबर 3 पर आ जाता है राजस्थान में जिला कौन सा, चूरू। व नंबर 4 हम देखें तो नंबर 4 पर जो जिला है वो जिला कौन सा कि साहब गंगानगर। जिला कौन सा, गंगानगर। तो ये हमने 4 जिलों की बात की जहां सबसे कम राजस्थान में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। और यदि प्रतिशत के आधार पर हम देखें, प्रतिशत के आधार पर सबसे कम राजस्थान में जनजाति कहां पाई जाती है, तो देखिए नंबर 1 पर, पहले नंबर पर जो जिला आएगा इस जिले का नाम है नागौर। प्रतिशत के आधार पे उल्टा हो जाएगा, नागौर पहले स्थान पे है, बीकानेर दूसरे स्थान पे। और यदि हम नागौर में देखें कि यहां कितनी मिलती है, तो यहां 0.31 यानी कि 0.31% क्या मिलेगी हमें, अनुसूचित जनजाति मिलेगी। सेकंड नंबर पे देखें तो नंबर 2 पर जो जिला है उसका नाम है बीकानेर। और यदि हम बीकानेर के बारे में बात करें, यदि हम यहां पर बीकानेर के बारे में बात करें कि बीकानेर में कितना मिलेगा, तो यहां पर मिलेगा 0.33%। 0.33% मिलता है कहां पर, बीकानेर में। तो बीकानेर का प्रतिशत के आधार पे न्यूनतम में सेकंड स्थान है, नागौर का पहला स्थान है। तो यह ध्यान रखना है आपको। हमने सर्वाधिक जिले देखे जनसंख्या के आधार पे और प्रतिशत के आधार पे, इसी प्रकार हमने न्यूनतम के बारे में भी बात की। न्यूनतम में हमने देखा कि संख्या सर्वाधिक यानी कि न्यूनतम में पहला स्थान बीकानेर का है, दूसरा नागौर, तीसरा चूरू, नंबर 4 पर गंगानगर। और यदि प्रतिशत में हमने देखा तो नागौर, बीकानेर। और यदि इन जिलों को हम मैप में देखें, गौर करना, यदि हम मैप में इन जिलों के बारे में बात करें, जैसे कि देखिए, गौर कीजिएगा, यदि हम राजस्थान के मैप में हम जिलों के बारे में बात करें, अनुसूचित जनजाति के बारे में, तो अभी हमने देखा सर्वाधिक। यदि हम सर्वाधिक की बात करें कि सबसे अधिक, सर्वाधिक जो एसटी अनुसूचित जनजाति जो पाई जाती है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती है, जहां पर नंबर 1 पर पहले स्थान पे जिला कौन सा था कि साहब ये जिला था राजस्थान का कौन सा, उदयपुर। कौन सा जिला था, उदयपुर जिला था, जहां सबसे अधिक राजस्थान में जनजातियां पाई जाती हैं। नंबर 2 यदि हम देखें तो नंबर 2 पर दूसरा जो जिला था, इस जिले का नाम था बांसवाड़ा। ये जिला कौन सा था, गौर कीजिएगा, इस जिले का नाम था बांसवाड़ा। बांसवाड़ा सेकंड नंबर पे आता है। नंबर तीसरा देखें तो तीसरे स्थान पे जो जिला था, इस जिले का नाम था डूंगरपुर। ये जिला कौन सा था कि साहब ये जिला है डूंगरपुर। और नंबर 4 पर हम देखें तो नंबर 4 पर जो जिला है, इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। जिला कौन सा है, प्रतापगढ़। अब आप गौर करेंगे कि राजस्थान में अनुसूचित जो जनजाति हैं, ध्यान देना, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियां सर्वाधिक कहां हमें देखने को मिल रही हैं कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में। राजस्थान का जो ये दक्षिणी भाग है, यहां पर हमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां देखने को मिल रही हैं। प्रतिशत के आधार पे भी हम बात करें तो प्रतिशत के आधार पे हमने देखा कि बांसवाड़ा डूंगरपुर का प्रतिशत सर्वाधिक है, जहां बांसवाड़ा का कितना मिलता है कि बांसवाड़ा का है 76.38 और डूंगरपुर का हम देखें तो 70.8% कहां मिलती है, डूंगरपुर में। तो ये तो हो गए क्या, सर्वाधिक एसटी वाले जिले। ये हमने जिले देखे किस आधार पे, तो सर्वाधिक एसटी वाले जिले हो गए। यदि इसी प्रकार यदि हम न्यूनतम की बात करें, गौर करना, यदि हम न्यूनतम की बात करें कि सबसे कम जो हमें अनुसूचित जनजातियां मिलती हैं, तो न्यूनतम एसटी वाले जिलों की बात करें, गौर करना, यदि हम देखें न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिलों के बारे में हम बात करें, न्यूनतम में हम देखें कि साहब राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, तो गौर कीजिएगा, मैप के आधार पे इन जिलों की बात करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि राजस्थान में पहला जिला कौन सा था जहां पर सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो नंबर 1 पर जो राजस्थान का जिला है साहब
वो कौन सा है? तो नंबर 1 पर है बीकानेर। नंबर 1 पर जिला कौन सा? ये जिला है बीकानेर। बीकानेर के बाद में यदि हम दूसरा जिला देखें सेकंड नंबर पे, तो यहां एक जिला है, इस जिले का नाम है नागौर। यहां जिला कौन सा है? नागौर। तीसरा हम देखें तो तीसरा जो जिला हमें मिलता है, इस जिले का नाम है चूरू। यहां जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम क्या है साहब? चूरू। और चूरू के बाद में नंबर 4 पर हम देखें तो नंबर 4 पर जो जिला वो कौन सा? गंगानगर, श्री गंगानगर। तो ये 4 जिले जहां राजस्थान में सबसे कम अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। प्रतिशत के आधार पे भी हमने देखा तो नागौर का पहला स्थान था और बीकानेर का दूसरा स्थान। नागौर की हम बात करें तो यहाँ 0.31 और यदि हम बीकानेर की बात करें तो 0.33 अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। तो आप गौर करें कि राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक मिलती है और सबसे कम राजस्थान का जो हम कहें कि उत्तरी या उत्तरी पश्चिमी भाग जो है, इस उत्तरी पश्चिमी भाग में राजस्थान में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां हमें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने जिलों के बारे में बात की। यहां बात करें तो ये हमने क्या पढ़ा? ये जिलों के बारे में बात की। हमने लिखा था, देखिए हमने अनुसूचित जनजातियों के जिलों के बारे में बात की कि सबसे अधिक कहां मिलती हैं और सबसे कम कहां पाई जाती हैं। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, गौर करना, यदि हम आगे बढ़े, देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि हम कहें अनुसूचित जनजातियों के जन घनत्व के बारे में बात करें, यानी कि यहां पर मैं सीधा लिख देता हूं जन घनत्व। यदि हम जन घनत्व के बारे में बात करें कि राजस्थान में जन घनत्व कितना पाया जाता है, और यदि हम एसटी का देखें, अनुसूचित जनजातियों का जन घनत्व देखें कि वो कितना मिलता है, तो देखिए गौर करना, यदि हम बात करें जन घनत्व के बारे में, एक तो राजस्थान का जन घनत्व कितना है, एक तो हम राजस्थान के जन घनत्व की बात करें, और दूसरा यदि हम कहें कि राजस्थान में जो अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं उनका जन घनत्व कितना है, ये दोनों हम देखें। यदि इससे भी पहले हम बात करें कि साहब ये जन घनत्व होता क्या है, जन घनत्व किसे कहते हैं, उस पर यदि हम बात करें तो गौर करना, जन घनत्व कहा जाता है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन घनत्व कहा जाता है। यहां हम देखें, यहां हम राजस्थान के जन घनत्व की बात करें कि राजस्थान का जन घनत्व कितना है, तो राजस्थान का जन घनत्व मिलता है, यानी कि गौर करना, जन घनत्व के स्थान पर यदि हम इसका लिंगानुपात मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि राजस्थान का जन घनत्व हम देखें तो राजस्थान का जन घनत्व 200 हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जन घनत्व कितना मिलता है कि साहब ये 200 मिलता है, और इस प्रकार से जन घनत्व में एसटी का कोई विशेष वो नहीं है, लेकिन हम यहां कह सकते हैं कि लिंगानुपात, इनका अलग से लिंगानुपात हमें जनगणना में देखने को मिला था, तो हम लिंगानुपात कह सकते हैं। गौर करना, यदि हम लिंगानुपात के बारे में बात करें कि एक तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, और यदि हम राजस्थान में एसटी का लिंगानुपात, इस प्रकार से हम देखें लिंगानुपात को। अच्छा, लिंगानुपात किसे कहते हैं? लिंगानुपात के बारे में बात करें तो गौर कीजिएगा, लिंगानुपात कहा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या पाई जाती है वो कहलाता है क्या, लिंगानुपात। तो यदि हम राजस्थान का लिंगानुपात देखें, एक तो हम कहें कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, और दूसरा हम कहें कि राजस्थान में, दूसरा हम देखें राजस्थान में जो एसटी पाई जाती है, अनुसूचित जनजातियां जो पाई जाती हैं, उनका लिंगानुपात कितना है, तो ये लिंगानुपात हमें देखने को मिल जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार यदि हम लिंगानुपात पर चर्चा करें तो राजस्थान का लिंगानुपात हमें मिलता है 928। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, 928। लेकिन यदि हम राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात देखें तो ये हमें मिलता है 948। ध्यान रखना, यानी कि राजस्थान के लिंगानुपात से 20 लिंगानुपात अधिक है किसका, एसटी का, राजस्थान में। कि साहब राजस्थान का कितना है, तो राजस्थान का लिंगानुपात है 928,
यानी कि 1000 पुरुषों पर राजस्थान में कितनी महिलाएं मिलती हैं? 928। जबकि यदि हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का जो हमें लिंगानुपात मिलता है वो कितना मिलता है? 948। यानी कि राजस्थान के लिंगानुपात से 20 लिंगानुपात अधिक है राजस्थान में। किसका? अनुसूचित जनजातियों का। इसके अलावा यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो देखो एक पॉइंट ये भी बन जाएगा, गौर करना, यदि हम जनगणना के आधार पे अनुसूचित जनजातियों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ये हमें देखने को मिल जाएगा कि राजस्थान की जो कुल अनुसूचित जनजाति की संख्या है, यानी कि जो कुल जनसंख्या है, यदि हम यहां पर कहें कुल एसटी की जनसंख्या, यानी कि राजस्थान में जो कुल अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है उसका यदि हम देखें कि गांव में, यानी कि उसमें से ग्रामीण जनसंख्या कितनी है और शहरी कितनी है, ग्रामीण और शहरी का प्रतिशत हम देखें यहां पर, तो ये भी हमें 2011 की जनगणना के अनुसार देखने को मिल जाता है। गौर कीजिएगा, यदि हम यहां पर बात करें कि गांव में जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो अधिक निवास करती हैं और शहरों में इनकी संख्या हमें कम देखने को मिलती है, तो यदि हम यहां ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत देखें एसटी का, तो ये कितना मिलता है साहब? तो ये मिलता है 94.10%। कितना मिलता है? 94.10% हमें ग्रामीण एसटी की जनसंख्या देखने को मिलती है। राजस्थान की जो कुल एसटी की जनसंख्या है उसमें से 94.10% निवास करती है गांव में। कि साहब शहरों में कितनी? कि साहब माइनस कर लो 100 में से, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 5.90% कहां निवास करती है? टोटल में से शहर में। तो यानी कि हमने इसमें क्या कहा? हमने यहां पर बात की कि राजस्थान में जो हमें एसटी की कुल जनसंख्या मिलती है उसमें से 94.10% तो निवास करती है ये गांव में और 5.9% कहां निवास करती है? ये शहरों में निवास करती है। तो ये हमने ग्रामीण व शहरी के आधार पर भी बात की हमने अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के बारे में। इसके बाद यदि हम आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखें, गौर करना, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें तो राजस्थान में, ध्यान देना, यदि हम कहें राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का भौगोलिक वितरण की बात करें तो ये भी एक अच्छा प्रश्न बन जाएगा। यहां से भौगोलिक वितरण के बारे में यदि हम बात करें राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का, तो देखिए राजस्थान में इसे कितने भागों में बांटा गया है? तो इस वितरण को बांटा गया है कितने भागों में? ध्यान रखना, 3 भागों में। राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों के भौगोलिक वितरण को 3 पार्टों में बांटा गया है। और यदि हम यहां पर बात करें कि साहब ये 3 भाग कौन कौन से किए गए हैं, तो देखिए पहला जो भाग मिलता है वो कौन सा मिलता है? कि साहब पहला भाग है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र 3 क्षेत्र किए गए हैं, जिनमें से पहला कौन सा? कि साहब पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यदि हम सेकंड देखें, दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र। दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र। और यदि हम तीसरा देखें कि साहब तीसरा कौन सा है, तो तीसरा मिलता है हमारा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा कौन सा है? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। ये 3 प्रकार से अनुसूचित जनजाति क्षेत्र को बांटा गया है। गौर करना, यदि हम कहें कि भौगोलिक वितरण जो इनका मिलता है उसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र और तीसरा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तीनों को हम अलग अलग देखेंगे। तो देखिए तीनों के बारे में बात करेंगे और इसमें यदि हम देखें
चलिए साहब, पहला यदि हम क्षेत्र देखें तो पहला क्षेत्र कौन सा है? नंबर 1 पहला क्षेत्र है पूर्वी, नंबर 1 है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। यदि हम पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहां पर पहला प्रश्न तो यह बनेगा कि राजस्थान में जो टोटल अनुसूचित जनजाति पाई जाती है उसमें से कितने प्रतिशत भाग ऐसा है जो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में निवास करता है। यानी कि कुल, यदि हम यहां कहें कि कुल एसटी का, कुल अनुसूचित जनजाति का कितने प्रतिशत भाग ऐसा है जो पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में निवास करेगी, संख्या इनकी, तो गौर करना टोटल का कितना हो जाएगा कि साहब यहां 31.9%, 31.9% भाग ऐसा है जो कहां निवास करता है? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। यदि हम मैप में इस क्षेत्र की बात करें, गौर करना, यदि हम मैप में इस क्षेत्र के बारे में बात करें कि ये क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए ये क्षेत्र हो जाएगा साहब हमारा ये क्षेत्र है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। ये क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। गौर करना, यदि हम यहां राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करें, जिलों के बारे में बात करें कि इस क्षेत्र में राजस्थान के जिले कौन कौन से आते हैं, उन सभी जिलों के बारे में बात करें, ध्यान देना इसमें यदि हम यहां जिले देखें, जिले कौन कौन से, तो गौर कीजिएगा जिलों के बारे में बात करेंगे। देखिए जिले देखते हैं, जिले कौन कौन से आते हैं इसमें। चलिए साहब, सबसे पहले बात करें तो इसमें राजस्थान में जिला आता है, जैसे कि नंबर 1 जिला है अलवर। अलवर के अलावा इस क्षेत्र में जिला आता है भरतपुर। भरतपुर के अलावा यदि हम जिले का दिखें तो नेक्स्ट जिला है धौलपुर। धौलपुर के अलावा नेक्स्ट यदि हम जिला देखें तो नेक्स्ट जिला हो जाएगा करौली। करौली के अलावा नेक्स्ट यदि हम जिले की बात करें कि साहब ये जिला कौन सा है, तो यहां जिला पड़ता है सवाई माधोपुर। यहां जो जिला आता है इस क्षेत्र में वो जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर के अलावा यदि हम नेक्स्ट देखें तो देखो यहां पर राजस्थान की राजधानी आ जाएगी, यानी कि ये जिला है जयपुर। जयपुर के अलावा यदि हम यहां देखें तो यहां जिला आ जाएगा अजमेर। अजमेर के अलावा यदि हम यहां जिला देखें तो देखो यहां पर जिला है, इस जिले का नाम है दौसा। सॉरी, यहां जिला कौन सा है? दौसा। दौसा के अलावा देखो यदि हम नेक्स्ट जिला देखें तो यहां पर जो जिला है इस जिले का नाम है टोंक। ये जिला कौन सा है कि साहब इस जिले का नाम है टोंक। टोंक के अलावा यदि हम यहां पर देखें तो यहां जिला हो जाएगा भीलवाड़ा। यहां जिला कौन सा है कि साहब इस जिले का नाम है, राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट हम जिला देखें तो यहां जिला हो जाएगा राजस्थान में बारां। बारां के अलावा नेक्स्ट जिला देखें तो यहां जिला है कोटा। बारां, कोटा। इसके अलावा यहां देखें हम तो नेक्स्ट जिला हो जाएगा आपका ये कौन सा कि साहब यहां जिला है बूंदी। और ये वाला जिला ये हो जाएगा झालावाड़। तो राजस्थान के जो ये जिले हैं, ये जिले आते हैं किसमें? पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। जिसमें जिलों के बारे में बात की हमने, यानी कि भरतपुर संभाग है। जयपुर संभाग में से आपको यानी कि जो झुंझुनू और सीकर वाला एरिया है वो हटा देना है। ये हमने पुराने जिलों के हिसाब से बात की। यदि ये नए जिले देखते हैं तो जैसे कि अलवर में से आपका खैरथल तिलजारा जिला अलग हुआ है। इसके अलावा यदि हम कहें कि जयपुर अलवर में से कोटपुतली बहरोड अलग हुआ है। जयपुर आज 3 पार्टों में बंट चुका है।
जिसमें से जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू ये जयपुर में आ जाएंगे। अजमेर की बात करें तो अजमेर में से ब्यावर बन गया है, केकड़ी बन गया है। केकड़ी 2 जिलों से बना है, अजमेर व टोंक से मिलाकर के बना है। इधर करौली सवाई माधोपुर में से गंगापुर सिटी जिला बना है, भरतपुर में से डीग जिला बना है। तो कहने का मतलब जो नए जिले बने हैं इनमें से जो अलग हुए हैं तो वही जिले शामिल इसमें कर लिए जाएंगे। तो हमने देखा कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कौन सा है कि साहब ये पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है कि साहब ये पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। ये क्षेत्र कौन सा है, गौर कीजिएगा, ये पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। अब यहां पर हम देखें, ध्यान देना, अब यदि हम यहां पर बात करें तो यहां हमें जो प्रश्न देखने को मिलेंगे कि साहब इस क्षेत्र में एक तो कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं और उनकी बाहुल्यता किन जिलों में अधिकता पाई जाती है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे। देखिए जिलों के बाद यानी कि हमने एक तो पॉइंट ये पढ़ा कि कुल जो एसटी की जनसंख्या है उसमें से कितना % भाग इस क्षेत्र में निवास करती है, तो वो हमने देखा 31.9% जनसंख्या एसटी की इस क्षेत्र में निवास करती है। जिलों के बारे में बात की तो हमने जिले देखे। भाई दूसरा पॉइंट किसका बनेगा, तो दूसरा पॉइंट बनेगा जिले। और जिले हम देख चुके हैं, जिलों में कौन कौन से जिले आते हैं, तो सभी जिलों के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इस क्षेत्र में राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे। यानी कि इसमें भरतपुर संभाग है, इसमें कोटा संभाग है, इसमें अजमेर संभाग से भी जिले हैं, नागौर हटा दिया गया है, जयपुर संभाग से जिले हैं 2 हटा दिए गए हैं, कौन कौन से सॉरी सीकर एवं झुंझुनू। इसके अलावा तीसरा पॉइंट यदि यहां पर हम देखें तो वो बन जाएगा जनजाति, यानी कि हम कहें जनजातियां। इस क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो इन जनजातियों के बारे में हम बात करें कि साहब यहां जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो देखो यहां जनजाति पाई जाती हैं, इन जनजातियों में एक तो जनजाति है मीणा, मीणा के अलावा दूसरी जनजाति पाई जाती है सांसी, सांसी के अलावा यहां तीसरी हमें जनजाति मिलेगी, वो कौन सी है कि साहब इस जनजाति का नाम है सहरिया, और सहरिया के अलावा यहां पर हमें एक जनजाति मिलेगी और वो है कंजर। तो ये जनजातियां जो हैं ये प्रमुखता से पाई जाती हैं इस क्षेत्र में। यदि इन जनजातियों की बाहुल्यता के बारे में बात करें, यदि हम यहां पर इनकी बाहुल्यता की बात करें, गौर करना, यदि हम देखें सबसे पहले मीणा नंबर 1, यदि हम मीणा जनजाति के बारे में बात करें कि राजस्थान में मीणा जनजाति जो है इसकी बाहुल्यता कहां पाई जाती है, तो मीणा जनजाति की बाहुल्यता पाई जाती है जयपुर के आसपास, जयपुर के आसपास। जयपुर के आसपास मीणा जनजाति जो है इसकी बाहुल्यता पाई जाती है। इसके बाद यदि हम देखें कि साहब मीणा के बाद में दूसरी जनजाति कौन सी कि साहब इसका नाम है सांसी जनजाति। सांसी के अलावा तीसरी हम देखें तो यहाँ पर एक जनजाति है कंजर जनजाति, और कंजर के अलावा एक यदि हम देखें तो यहाँ मिलती है सहरिया जनजाति। यदि हम इन जनजातियों की बाहुल्यता के बारे में बात करें तो देखो इन जनजातियों की बाहुल्यता में यदि हम सांसी जनजाति के बारे में बात करें तो ये सर्वाधिक मिलती है भरतपुर में। सांसी जनजाति सर्वाधिक कहां पाई जाती है, तो ये जनजाति पाई जाती है, ध्यान रखना, भरतपुर में। यदि हम कंजर के बारे में बात करें तो ये जनजाति कहां पाई जाती है, सर्वाधिक राजस्थान के कोटा जिले में। ये कहां मिलती है कंजर, कोटा जनजाति में, कोटा जिले में पाई जाती है। यदि हम सहरिया जनजाति के बारे में बात करें तो राजस्थान में सहरिया जनजाति की जो बाहुल्यता है ये सर्वाधिक पाई जाती है 12 जिले में। और 12 जिले में भी देखें तो यहां पर स्थान है, तहसील है शाहाबाद। यहां पर तहसीलों की बात करें तो शाहाबाद एवं किशनगंज, एवं किशनगंज, शाहाबाद एवं किशनगंज जो तहसील है 12 जिले की, यहां पर हमें बाहुल्यता देखने को मिलती है सहरिया जनजाति की। इसके अलावा यदि हम पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो यहां से गौर करना, यहां से एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा, वो ये है कि इस क्षेत्र में सबसे अधिक जनजातियां जो मिलती हैं वो सर्वाधिक जनजातियों की बाहुल्यता किन जिलों में पाई जाती है, तो वो जिले हम देखें तो साहब एक तो है जयपुर और दूसरा जिला है दौसा। जयपुर एवं दौसा जो जिले हैं, गौर करना, जयपुर एवं दौसा जो जिले हैं इन जिलों में बाहुल्यता सबसे अधिक पाई जाती है किसकी, जनजातियों की। सबसे अधिक बाहुल्यता पाई जाती है जनजातियों की किन जिलों में कि साहब एक तो जयपुर में और जयपुर के अलावा दूसरा दौसा जिले में, इन जिलों में सर्वाधिक बाहुल्यता पाई जाती है।
सॉरी, तो हमने पहला क्षेत्र देखा कौन सा, पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जहां राजस्थान में कुल एसटी का 31.9% भाग निवास करता है। जिलों में हमने सभी जिलों के बारे में बात की। यहाँ जनजातियां मीणा, सांसी, सहरिया, कंजर पाई जाती हैं। मीणा सर्वाधिक मिलेगी ये जयपुर के आसपास, जिसमें जैसे जयपुर और दौसा कहेंगे हम। सांसी भरतपुर जिले में सर्वाधिक मिलती है। कंजर जनजाति कोटा जिले में सर्वाधिक मिलती है। और सहरिया जनजाति जो है ये सर्वाधिक हमें मिलेगी बारां में भी। कहां पर, तो शाहबाद और किशनगंज तहसील जो है, यहां पर सबसे अधिक संख्या मिलती है किसकी, सहरिया जनजाति की। चलिए दूसरा पार्ट देखें। ये तो हो गया पहला भाग। यदि हम दूसरे भाग के बारे में बात करें कि साहब दूसरा क्षेत्र कौन सा है, तो देखिए गौर कीजिएगा, नंबर 2। सेकंड यदि हम देखें तो दूसरा भाग है हमारा दक्षिणी क्षेत्र। दूसरा भाग कौन सा है, कि दूसरा भाग है दक्षिणी क्षेत्र। नंबर 2 दूसरा है दक्षिणी क्षेत्र। यदि हम दक्षिणी क्षेत्र के बारे में बात करें कि इस दक्षिणी क्षेत्र में एक तो राजस्थान के जिले कौन कौन से आते हैं, दूसरा यहां कुल अनुसूचित जनजाति का कितना भाग निवास करता है, तीसरा जनजातियों की बाहुल्यता किन किन जिलों में पाई जाती है, वो जिले कौन से हैं जहां सर्वाधिक जनजातियों की बाहुल्यता मिलती है। इन सब पॉइंटों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यदि हम देखें कि ये दक्षिणी क्षेत्र है, यहां पर कुल अनुसूचित जनजाति का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है। इस क्षेत्र में टोटल का यदि हम देखें, गौर करना, यदि हम यहां देखें कि कुल अनुसूचित जनजाति, कुल अनुसूचित जनजाति का, कुल अनुसूचित जनजाति का कितने प्रतिशत भाग इस क्षेत्र में निवास करता है, तो ध्यान रखना यहां पर टोटल का जो निवास करता है एसटी वो कितना है, तो ये है साहब 55.06%, यानी कि कितना है 55.06%। यानी कि हम कह सकते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है, इस दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक यहां निवास करती है क्या, कि साहब एसटी सर्वाधिक निवास करती है दक्षिणी क्षेत्र में। कितना है, तो ये 55.06%। यदि हम इन जिलों के बारे में बात करें, यदि हम जिले देखें कि इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, इसमें क्षेत्र कौन कौन सा आएगा, तो गौर करना, इसमें जिले देखिए, जिलों के बारे में बात कर लेते हैं कि साहब इसमें जिले कौन कौन से आएंगे। जिलों के नाम देखें, गौर करना जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो यहां राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। दक्षिणी जिला कौन सा है, राजस्थान का सबसे दक्षिणतम जिला बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के अलावा यदि हम साइड में आए तो देखो यहां पर जो जिला है, इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। ये जिला कौन सा है, कि साहब इस जिले का नाम है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से जब हम ऊपर की ओर आएंगे तो देखो यहां पर जो जिला है, इस जिले का नाम है चित्तौड़गढ़। यहां जिला कौन सा है, कि साहब ये जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ के बाद यदि हम आगे बढ़े तो देखो यहां नेक्स्ट जिला हो जाएगा डूंगरपुर। यहां जिला कौन सा, डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद यदि हम फिर आगे बढ़े तो देखो नेक्स्ट यहां जिला हो जाएगा कौन सा, कि साहब ये जिला है उदयपुर। ये जिला कौन सा है, उदयपुर। यहां यदि हम देखें तो यहां राजस्थान में जिला है सिरोही। यहां डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सिरोही। और यदि यहां देखें तो यहां जिला हो जाएगा राजसमंद। ये जो जिले हैं ये आते हैं आपके दक्षिणी क्षेत्र में। और यदि हम यहां पर बात करें, नेक्स्ट यदि हम पॉइंट पर चर्चा करें तो नेक्स्ट पॉइंट ये बनेगा, एक तो हमने जिले देखे कि इसमें दक्षिणी क्षेत्र में जिले कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ एवं सिरोही, ये 7 जिले इस क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें जिले के बाद में, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा जनजातियां। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा जनजातियां, कि साहब इस क्षेत्र में जनजातियां कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो जनजातियों के बारे में बात करें तो देखिए गौर करना, जनजातियां कौन कौन सी हैं इस क्षेत्र में, तो यहां पर प्रमुखतया जनजातियां पाई जाती हैं जैसे कि भील। मुख्य जनजातियों में हम देखें तो भील पाई जाएगी यहां पर। भील के अलावा यदि हम बात करें तो यहां जनजाति पाई जाती है गरासिया। भील के अलावा
गरासिया जनजाति यहां पाई जाती है। गरासिया के अलावा यदि हम कहें तो यहां हमें देखने को मिलेगी कथौड़ी, और कथौड़ी के अलावा यदि हम देखें तो यहां हमें जनजाति देखने को मिलेगी डामोर। तो ये जो जनजातियां हैं, ये जनजातियां पाई जाती हैं राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में। और दक्षिणी क्षेत्र राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे अधिक, गौर करना, 55.06 सबसे अधिक जनजाति बाहुल्यता वाला क्षेत्र है ये। यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक जनजातियां कहां मिलती हैं? राजस्थान के दक्षिणी भाग में पाई जाती हैं। अब यदि इनकी बाहुल्यता पर हम बात करें, यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इनकी बाहुल्यता कि साहब किस जनजाति की बाहुल्यता सर्वाधिक कहां मिलती है। जैसे कि हम भील के बारे में बात करेंगे कि भील जनजाति जो है इसकी बाहुल्यता सर्वाधिक कहां मिलती है। भील के अलावा दूसरा यदि हम गरासिया की बात करें कि राजस्थान में जो गरासिया जनजाति है इसकी बाहुल्यता सर्वाधिक कहां मिलती है। गरासिया के अलावा यदि हम देखें कथौड़ी के बारे में कि राजस्थान में कथौड़ी जनजाति जो है इसकी बाहुल्यता हमें कहां देखने को मिलती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें डामोर के बारे में कि जो डामोर जनजाति है इसकी बाहुल्यता राजस्थान में ये हमें सर्वाधिक कहां देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं भील। राजस्थान में जो ये भील जनजाति पाई जाती है इसकी सबसे अधिक जो बाहुल्यता पाई जाती है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के आसपास, ये हमें सर्वाधिक कहां मिलेंगे? उदयपुर के आसपास। जो राजस्थान का उदयपुर जिला है उस उदयपुर जिले के आसपास सर्वाधिक हमें जो देखने को मिलेंगे वो कौन मिलेंगे साहब? भील जनजाति के लोग मिलेंगे। भील के अलावा यदि हम गरासिया की बात करें तो राजस्थान में गरासिया जनजाति की जो बाहुल्यता पाई जाती है वो राजस्थान के सिरोही जिले में, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरोही। और सिरोही में भी हम बात करें तो यहां दो क्षेत्र आएंगे प्रमुख से, एक तो क्षेत्र है आबू और दूसरा है पिंडवाड़ा। आबू एवं जो पिंडवाड़ा क्षेत्र हैं यहां सर्वाधिक बाहुल्यता मिलेगी राजस्थान में गरासिया जनजाति की। इसके अलावा यदि हम बात करें कथौड़ी के बारे में कि ये कथौड़ी जनजाति भी हमें कहां देखने को मिलती है, ये राजस्थान के उदयपुर जिले में। और उदयपुर में एक तहसील पड़ती है जिसका नाम है सीमलवाड़ा। उदयपुर में सीमलवाड़ा जो क्षेत्र है यहां पर हमें सर्वाधिक मिलेगा कथौड़ी जनजाति की संख्या सर्वाधिक। यदि हम डामोर की बात करें तो राजस्थान में डामोर जनजाति कहां पाई जाएगी कि साहब? ये डूंगरपुर। गौर करना, यदि हम कथौड़ी की बात करें तो कथौड़ी हमें उदयपुर की कोटड़ा तहसील में, तहसील कौन सी है? कोटड़ा। कोटड़ा तहसील में मिलेगी। और यदि डामोर की बात करें तो ये हमें मिलेगी डूंगरपुर। ये कहां मिलेगी? डूंगरपुर। और यदि हम डूंगरपुर में देखें तो डूंगरपुर में आता है क्षेत्र सीमलवाड़ा। तो ये सीमलवाड़ा क्षेत्र जो है डूंगरपुर में, यहां पर सर्वाधिक क्या मिलती है कि साहब? डामोर जनजाति की बाहुल्यता पाई जाती है। गौर करना, यदि हम यहां देखें कि राजस्थान के दो जिले ऐसे, एक तो राजस्थान का उदयपुर जिला और दूसरा बांसवाड़ा जिला, इनमें यदि हम देखें तो सर्वाधिक बाहुल्यता पाई जाती है किसकी? गौर करना, जनजातियों की। कि साहब राजस्थान में उदयपुर जिला जो है ये उदयपुर जिला सर्वाधिक जनजातियों वाला जिला है, सर्वाधिक जनजातियां उदयपुर में पाई जाती हैं। और इसके अलावा यदि हम देखें तो राजस्थान का कौन सा जिला कि साहब? ये बांसवाड़ा जिला, यहां पर सबसे अधिक बाहुल्यता मिलती है जनजातियों की। तो ये हमारा कौन सा एरिया हुआ कि साहब? ये दूसरा क्षेत्र हो गया, कौन सा? दक्षिणी क्षेत्र। इसके अलावा यदि हम तीसरा क्षेत्र देखें, अब यदि हम आगे बढ़ें और तीसरा क्षेत्र देखें, तीन क्षेत्रों के बारे में हम बात कर रहे थे, तो तीसरा क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? गौर करना, तीसरा क्षेत्र कौन सा? तो वो हो जाएगा आपका उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। तीसरा कौन सा है साहब? तीसरा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। चलिए अब हम बात कर लेते हैं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के बारे में। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। देखिए नंबर 3, तीसरा क्षेत्र है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में सबसे पहला पॉइंट तो यह बनेगा कि राजस्थान की जो कुल अनुसूचित जनजाति है उसका कितना भाग पाया जाता है, या हम कहें कि यहां निवास करता है। तो पहला पॉइंट तो हम यही देखेंगे कि कुल अनुसूचित जनजाति का कितना भाग निवास करता है। यहां पर कुल अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति का
कितना भाग निवास करता है? तो देखिए 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जिसमें से पहला हमने पढ़ा पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र, जहां पर कुल अनुसूचित जनजाति का 31.9% भाग निवास कर रहा था। दूसरा क्षेत्र पढ़ा हमने दक्षिणी क्षेत्र, जहां पर 55 यानी कि 55.06% भाग निवास कर रहा था। और अब यदि हम उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो निवास कर रहा है यहां पर वो है 13.04%। कितना हो जाएगा? 13.04% भाग निवास कर रहा है कुल एसटी का। किस क्षेत्र में? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। चलिए अब इसके बाद यदि हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, जो कि हम अब तक देखते आ रहे थे, तो दूसरा पॉइंट हम देख रहे थे यहां पर जिले। और यदि जिलों की बात करें कि साहब इसमें जिले कौन कौन से आएंगे, तो देखो इसमें यानी कि हम राजस्थान में एरिया देखें तो इसमें एरिया जो आएगा वो कौन सा क्षेत्र आएगा? ये संपूर्ण भाग यानी कि पश्चिमी राजस्थान का जो भाग है ये संपूर्ण भाग आएगा किसमें? कि साहब ये उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। तो यहां पर जो क्षेत्र आएगा वो कौन सा? कि ये आएगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मरुस्थलीय जिले हैं, या हम कहें कि अरावली के पश्चिम में जो जिले हैं, अरावली के पश्चिम में जो जिले हैं वो क्षेत्र आता है किसमें? उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। जिलों के बारे में बात करें तो देखो यहां पर जिले कौन कौन से, मैं एक बार जिलों के नाम लिख देता हूं। यहां जिले कौन कौन से आएंगे? तो देखिए यहां जिलों में आएगा गंगानगर है, गंगानगर के अलावा जिला है हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के अलावा यहां पर शेखावाटी क्षेत्र आ जाएगा यानी कि चूरू जिला है हमारा। इसके अलावा झुंझुनू जिला है, इसके अलावा सीकर जिला है, जो शेखावाटी क्षेत्र है वो संपूर्ण आ जाएगा। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ जिला आएगा बीकानेर, बीकानेर के अलावा डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा जैसलमेर, जैसलमेर के अलावा हम देखें तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा बाड़मेर, बाड़मेर के अलावा यदि हम जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा जोधपुर जिला, जोधपुर के अलावा यदि हम डिस्ट्रिक्ट देखें तो यहाँ पर जिला आ जाएगा जालौर, जालौर के अलावा जिला आ जाएगा पाली, पाली के अलावा जिला आ जाएगा नागौर। कहने का मतलब ये हमारे पश्चिमी राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं वो सभी मरुस्थलीय जिले इस क्षेत्र में काउंट किए जाएंगे। और यदि हम यहाँ पर जनजाति की बात करें, गौर करना, यहाँ पर हम अब बात करें जनजाति, तो यहां यदि हम जनजातियों के बारे में बात करें तो यहां मिश्रित जनजातियां पाई जाती हैं। क्या मिलेंगी साहब? यहां कि यहां मिश्रित जनजातियां पाई जाती हैं, यानी कि यहां पर आपको भील भी देखने को मिल जाएंगे, यहां मीणा भी देखने को मिल जाएंगे और यहां गलासिया भी देखने को मिल जाएंगे। तो मिश्रित जनजातियां यहां पर पाई जाती हैं। लेकिन यहां पर एक अच्छा पॉइंट ये बनेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनेगा कि ये जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है सॉरी, इस उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान में सबसे कम जनजातियां निवास करती हैं। राजस्थान में सबसे कम जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं, यानी कि राजस्थान में सबसे कम जनजातियां, राजस्थान में सबसे कम जनजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं, इस क्षेत्र में निवास करती हैं। गौर कीजिए, जब हमने जनगणना के अनुसार पढ़ा तो हम बात करके आए थे राजस्थान में 2 जिलों के बारे में। जैसे कि मैं बता देता हूं आपको, एक जिला जो था हमारा वो था बीकानेर। कौन सा था? कि यहां जो जिला था वो था बीकानेर। और एक देखिए यहां जो जिला है इस जिले का नाम है नागौर। तो बीकानेर एवं नागौर ये राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जहां सबसे कम हमें क्या देखने को मिलती हैं? जनजातियां देखने को मिलती हैं। इन जिलों में राजस्थान में सबसे कम क्या देखने को मिलेंगी? जनजातियां देखने को मिलेंगी। राजस्थान में सबसे कम जनजाति कहां देखने को मिलेंगी? एक तो बीकानेर में और दूसरा नागौर में। तो गौर करना, बीकानेर, नागौर, यहाँ सबसे कम जनजातियां पाई जाती हैं राजस्थान में, जो कि किस में आते हैं? ये जिले उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमने भौगोलिक वितरण पढ़ा जनजातियों का।
इसके बाद जो हम पढ़ते हैं इस टॉपिक के दौरान वो हमें पढ़ने को मिलती हैं जनजातियां, जिसमें हम सबसे पहले मीणा के बारे में स्टार्ट करते हैं। मीणाओं की हम भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक वो सब कंडीशनों के बारे में बात करते हैं। इनका भौगोलिक क्षेत्र देखते हैं कि ये जयपुर और दौसा के आसपास का जो एरिया है यहाँ सर्वाधिक निवास करते हैं। सर्वाधिक शिक्षित जनजाति है, यानी कि पढ़ी लिखी जनजाति जो है राजस्थान की वो कौन सी है, तो वो मीणा जनजाति है। सर्वाधिक शहरी जनजाति जो है वो कौन सी है कि साहब मीणा जनजाति है। जब हम भीलों के बारे में बात करते हैं तो गौर करना, भीलों में हमें पढ़ने को मिलेगा कि सर्वाधिक प्राचीनतम जनजाति मानते हैं वो किसे माना जाता है कि साहब भीलों को माना जाता है। तो एक एक करके इन सभी जनजातियों में इनके मेले कौन से हैं उन सभी मेलों पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इनके नृत्य कौन कौन से हैं तो उन नृत्यों पे बात करें। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था नृत्यों पर हम बात करें, जैसे भीलों में तो गैर है, गवरी है। अभी होली के टाइम पे गवरी नृत्य यानी लगभग 40 दिनों तक चलता है, तो यानी कि गैर नृत्य, तो गैर, गवरी, नेजा, द्विचक्री, युद्ध, हाथी मना, लाठी, ये भीलों के नृत्य पाए जाते हैं। गरासियाओं के नृत्यों की बात करें तो वहाँ जैसे कि वालर है, लूर है, कूद है, गौर है, जवारा है, मोरिया है, मांदल है, ये उनके नृत्य मिल जाते हैं। तो हम इन सभी इनकी जो प्रथाएं हैं उन प्रथाओं पर बात करेंगे। इनके जो रीति रिवाज हैं उन सभी रीति रिवाजों पर हम बात करेंगे। मुखिया क्या कहलाता है, इनकी वस्त्र वेशभूषा क्या है, इनका खान पान क्या है, किसको ये खाने में पसंद करते हैं, वो सब कुछ हमें जनजातियों में पढ़ने को मिलेगा। तो ये हम जनजातियों में पढ़ते हैं। तो आज हमने जो क्लास में जाना, एक बार यदि हम देखें कि आज हमने क्या क्या पढ़ा उस पर हम बात करें तो देखो, हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने बात की थी कि सबसे पहले हम एक इंडेक्स हमने देखा था कि क्या क्या पढ़ने वाले थे। तो राजस्थान में जनजातियां हैं क्या, इसकी परिभाषा हमने देखी, विशेषताओं पर हमने बात की, संवैधानिक स्थिति के बारे में हमने बात की। इसके अलावा 15वीं जनगणना के अनुसार जो पॉइंट बने हमने वो सभी इसमें पढ़े। और उसके बाद में फिर हमने बात की थी, इसमें एक पॉइंट और हमने आज जो पढ़ा था वो यहां पर रह गया, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको अब लिख देता हूं। देखिए, एक पॉइंट और हमने पढ़ा कि राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का, राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का भौगोलिक वितरण, ये पॉइंट भी हमने पढ़ा था। और उसके बाद में फिर हमें पढ़ने को मिलती हैं जनजातियां। तो देखो, हमने इसकी परिभाषा के बारे में जाना, उसके बाद में हमने इनकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। विशेषताओं के बाद में फिर हमने संवैधानिक स्थिति के बारे में बात की कि अनुच्छेद 366+25 में इनकी परिभाषा का वर्णन किया गया है। 342 में इनको अधिसूचित किया गया है। 342(1) की बात की तो वहां राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है किसे अनुसूचित जनजाति मानना है, किसे नहीं मानना है। संविधान की 5वीं अनुसूची में इनका वर्णन मिलता है। हमारे राजस्थान में हमने देखा कि लोकसभा की 3 सीटें हैं और राज्यसभा यानी कि विधानसभा की बात करें तो 25 सीटें राजस्थान में दी गई हैं। किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए। इसके अलावा जनगणना के बारे में बात की, इनकी 2011 की जनगणना जो है उसके अनुसार हम देखा तो कुल इनकी संख्या राजस्थान में कितनी मिलती है, 92.38 लाख, और जो कि राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.48% यानी लगभग 13.5% है। राजस्थान का भारत में इसकी संख्या की दृष्टि से चौथा स्थान है, पहला एमपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उड़ीसा। और यदि हम बात करें कि इनका जनसंख्या प्रतिशत के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है तो 13वां स्थान है। इसके बाद हमने बात की राजस्थान के जिलों के बारे में कि सर्वाधिक ये कहाँ पाए जाते हैं, सबसे कम ये कहाँ पाए जाते हैं अनुसूचित जनजातियां। तो देखो, हमने सर्वाधिक में बात की संख्या, तो सर्वाधिक उदयपुर में, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ में। और यदि प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक बांसवाड़ा और डूंगरपुर। बांसवाड़ा के कितना है कि 76.38, डूंगरपुर का 70.8%। न्यूनतम में हमने पढ़ा इनकी सबसे कम संख्या किन जिलों में मिलती है, वो जिले हैं बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर। परसेंटेज में नागौर बीकानेर, नागौर का 0.31 और बीकानेर का 0.33%। इसके अलावा फिर हमने बात की थी इनको मैप में हमने देखा था। इसके अलावा फिर हमने बात की थी राजस्थान का जनघनत्व जैसे कि 200 है। इसके अलावा लिंगानुपात के हमने बारे में बात की, राजस्थान का लिंगानुपात मिलता है 928, जबकि अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात मिलता है राजस्थान में 948। जबकि फिर हमने बात की यदि हम टोटल एसटी की बात करें उसमें से ग्रामीण कितना है और शहरी कितना है, तो ग्रामीण मिलता है 94.10 और शहरी मिलता है 5.90। इसके अलावा फिर हमने बात की थी
यानी कि भौगोलिक वितरण के बारे में, और ये 3 भाग, और हमने तीनों भागों को पढ़ा। तो ये 3 भागों के बारे में हमने जाना। तो आज हमने जनजातियों के बारे में अध्ययन किया, जनजातियां राजस्थान में जो पाई जाती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।